नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के प्लेटफॉर्म बुक के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज का है प्रैक्टिस सेट नंबर 11। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पूरे 150 प्रश्नों को डिटेल सोल्यूशन किया गया है। प्रश्न है, 2 अक्टूबर 1952 की सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पूर्व 1948 में सर्वप्रथम किन दो जिलों एक प्रायोगिक योजना शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इटावा तथा गोरखपुर में। सामुदायिक विकास एक ऐसी योजना है जिसके द्वारा नवीन साधनों की खोज करके ग्रामीण समाज के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। राष्ट्रीय प्रसार सेवा 2 अक्टूबर 1953 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था और सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 में। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात है और इसका आंसर हो जाएगा डी, 918 है। ये 2011 के जनगणना के अनुसार है और शिशु लिंगानुपात 935 है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संस्कृति और शिक्षा का मौलिक अधिकार वर्णित है और इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 29 और 30 में। संस्कृति और शिक्षा का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है और ये मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि कमला की सहायक नदियां हैं। कमला की सहायक नदियां हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। सोनी, बलान, डोरी, ये सभी। गंडक नदी का उद्गम स्थल नेपाल से है। गंडक नदी पटना के समीप गंगा नदी में मिलता है और कमला की ये जो सोनी, बलान, डोरी है जो सहायक नदी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रायलसीमा। रायलसीमा सूखाग्रस्त क्षेत्र है। रायलसीमा क्षेत्र आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र लेह है और बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। बिहार का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है औरंगाबाद है। अगला है, आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। आर्थिक उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। उदारीकरण का अर्थ है सेवाओं एवं वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण में विभिन्न प्रकार के बंधनों को कम करना या मुक्त करना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ए, माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। भारत पाकिस्तान का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है? अफीम पौधे के किस भाग से बनाई जाती है? आंसर हो जाएगा डी, फूल से। अफीम पौधे के फूल से प्राप्त किया जाता है और साइकस के तनों से मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है। साइकस को सागो पॉम भी कहते हैं। अगला है, भूकंप होने से क्या होता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, दरार होता है। भूकंप होने से दरार होता है। भूकंप प्लेट विवर्तन की क्रिया द्वारा आती है और जो आता है रिएक्टर भूकंप में, भूकंप जो रिएक्टर में 9 स्केल है और प्रत्येक स्केल की तीव्रता 10 गुना बढ़ जाती है। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 ईस्वी में त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए? मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 ईस्वी में त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए? इसका आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाह शुजा ने। दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 ईस्वी में त्रिपक्षीय संधि पर लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रंजीत सिंह और शाह शुजा ने हस्ताक्षर किए थे। दोस्त मोहम्मद खान अफगानिस्तान के शासक और बराक जय वंश के संस्थापक था। नेक्स्ट है, मठ, चैत्य और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, बौद्ध धर्म से है। मठ जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते हैं, स्तूप बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है और चैत्य जो है वो बौद्ध धर्म का पूजा गृह है। कार्ले का चैत्य भारत की सबसे बड़ा चैत्य है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा सी, वैशाली में। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में किया गया। वैशाली की नगर बधू आम्रपाली ने बौद्ध धर्म अपनाया था। अगला प्रश्न है कि मुद्रा के सापेक्ष गलत है और इसका आंसर हो जाएगा सी, यह मुद्रास्फीति को रोकता है। मुद्रा के सापेक्ष गलत है कि यह मुद्रास्फीति को रोकता है। मुद्रा का अधिक प्रचलन से मुद्रास्फीति होती है। मुद्रास्फीति की स्थिति में कमजोर वर्गों को काफ़ी कठिनाई होती है। अब मुद्रा का अवमूल्यन का अर्थ है
जानबूझकर अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में मूल्य को कम करना है। मुद्रा के मूल्यन से आयात को कम किया जाता है, निर्यात को बढ़ाया जाता है तथा जनता के क्रय शक्ति में वृद्धि होती है। इलीसा परीक्षण किसे पता लगाने के लिए किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, एड्स परीक्षण के लिए जांच किया जाता है इलीसा, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे इसका फुल फॉर्म है। यह HIV वायरस की जांच करने की एक प्रणाली है। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी, और इसका आंसर हो जाएगा सी, BR मेहता को। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी है बलवंत राय मेहता। पंचायती राज सूची का विषय है, पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट प्रश्न है, घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है। घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है, आंसर हो जाएगा सी, राजकोषीय नीति का। घाटे का वित्त व्यवस्था एक साधन है, राजकोषीय नीति का। घाटे की वित्त व्यवस्था का अभिप्राय है कि सरकार को आय से अधिक व्यय होने की स्थिति में उसकी पूर्ति के लिए किया गया उपाय है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक 15 वर्षों तक निर्वासन में रहा? तो आंसर हो जाएगा सी, हुमायूं रहा। मुगल शासक हुमायूं 15 वर्षों तक निर्वासन रहा, 1540 ईस्वी से 1555 ईस्वी तक। गुलबर्गा एक जमाने में किस राज्य की राजधानी थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बहमनी की। गुलबर्गा एक जमाने में बहमनी राज्य की राजधानी थी। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने किया था। हसन गंगू अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से गद्दी पर बैठा था। बहमनी राज अंत में 5 भाग में बट गया था, बरार, बिदर, अहमदनगर, बीजापुर एवं गोलकुंडा में। नेक्स्ट है, अल बरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, महमूद गजनवी का। अल बरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया? तो महमूद गजनवी का। अबू रेहान अल बरूनी का जन्म उज्बेकिस्तान के खीवा यानी प्राचीन नाम ख्वारिज्म नामक स्थान पर हुआ था, और ये अल बरूनी महमूद गजनवी के राज्यकाल में आया था। अल बरूनी ने किताब उल हिंद भारत की खोज पुस्तक लिखा था। महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? इसमें वर्णन है 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड किसने दिया था? गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड किसने दिया था? आंसर हो जाएगा सी, औरंगजेब ने दिया था। गुरु तेग बहादुर सिख के 9वें गुरु थे और उन्हें 1675 ईस्वी में मृत्यु दंड दिया गया था। सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1906 ईस्वी में मृत्यु दंड दिया था। सिख के अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना बिहार में हुआ था। नेक्स्ट है, टिप्पू सुल्तान की 1799 में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हुई? और इसका आंसर हो जाएगा सी, चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध के दौरान टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हुई। टिप्पू की मृत्यु 4 मई 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम से युद्ध लड़ते हुआ। मैसूर राज्य की स्थापना 1761 ईस्वी में हैदर अली द्वारा किया गया था। मैसूर राज्य और अंग्रेजों के बीच 4 प्रमुख युद्ध लड़ा गया था। प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध, उसके बाद युद्ध के बाद मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हो गया। द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि के द्वारा समाप्त हो गया, और जो तीसरा आंग्ला मैसूर युद्ध है श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त हो गया। चौथे आंग्ला मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेजली थे। उस समय टिप्पू सुल्तान की मृत्यु हो गई, उसके बाद कोई संधि नहीं हुआ। नेक्स्ट है, मौर्य काल में भारत का किन देशों से अधिक व्यापारिक संबंध था? और इसका आंसर हो जाएगा सी, चीन, मध्य एशिया, बर्मा, दक्षिणी एशिया और कुछ पश्चिमी देशों के साथ। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि वर्ष 1998 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली में हुई थी। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में आयोजित बैठक की अध्यक्षता चंद्रशेखर आजाद ने किया था। भगत सिंह के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रखा गया था। भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना 1926 में किया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, हिंद महासागर। हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है। जावा गर्त को सुंडा गर्त के नाम से जाना जाता है। सुंडा गर्त पूर्वोत्तर हिंद महासागर में स्थित है। महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यताएं किस पुस्तक से ग्रहण की थी? सर्वोदय की मान्यताएं, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अनटू दिस लास्ट से। महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यताएं अनटू दिस लास्ट पुस्तक से ग्रहण किया है, जिसके लेखक हैं जॉन रकिंस। महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा, उपवास, अवज्ञा, असहयोग आदि को अपने हथियार के रूप में प्रयोग किए थे। महात्मा गांधी जॉन रकिंस, लियो टॉल्स्टॉय, थोरे आदि से बहुत प्रभावित थे।
नेक्स्ट है बिहार का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन है? बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, सर्वहितैषी। सर्वहितैषी समाचार पत्र 1890 में पटना से प्रकाशित हुआ था और द बिहार हेराल्ड गुरु प्रसाद सेन ने 1875 ईस्वी से निकालना शुरू किया था। जबकि भारत में जेम्स ए हिक्की को समाचार पत्रों का जनक माना जाता है। भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदयन मार्तंड था। उदयन मार्तंड 1826 ईस्वी में जुगल किशोर द्वारा निकाला गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कथन एक और एक तरफ सूची एक है, सूची दो है, एक तरफ कथन है, एक तरफ वक्ता है। ये बताना है कि इनके कौन कौन है। तो सबसे पहले मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सीध होगी, किसने कहे थे? तो ये लाला लाजपत राय ने कहे थे। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिला, ये जो कथन है महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। सतत जागरूकता ही स्वाधीनता का मूल्य है, और ये कहा गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इनकलाब जिंदाबाद कहा गया है भगत सिंह के द्वारा। जो इसका आंसर हो जाएगा बी, 3, 2, 4, 1। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1940 के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। और जो प्रथम सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। लोकमान्य तिलक किस विचारधारा के पोषक थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, उग्र विचारधारा के पोषक थे। बाल गंगाधर तिलक को भारत में उग्र विचारधारा का जनक माना जाता है। अगला है 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया उनका मुख्य कार्यक्रम क्या था? और इसका आंसर हो जाएगा डी, चुनाव जीतकर विधानमंडलों में जाकर सरकार का विरोध करना था। स्वराज पार्टी 1925 में केंद्रीय विधानमंडल में विट्ठल भाई पटेल को स्पीकर बनाने में सफलता प्राप्त किया था। नेक्स्ट है भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए लेखा जारी करने का अधिकार है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अधीन अधिकारों के रक्षा के लिए रीट जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा कहा है। नेक्स्ट है अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? और इसका सही जवाब हो जाएगा डी, विधायी अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अधीन राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश उसी समय राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं जब सदन का सत्र नहीं चल रहा है, और संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर अध्यादेशों को अनुमोदन अनिवार्य है। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कुछ मामले में कम अधिकार है, इस संबंध में निम्नलिखित कौन सा सही नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वहां स्पीकर होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा। तो ये जो है वो सही नहीं है। राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कुछ मामले में कम अधिकार प्राप्त है, इस संबंध में सही नहीं है कि संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वहां स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा। राज्यसभा को लोकसभा के बराबर अधिकार संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। राज्यसभा राज्यों की हित की सभा है। नेक्स्ट है राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, वह राज्य की कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है। राज्यपाल राज्य की कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है अनुच्छेद 155 के तहत। नेक्स्ट है भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि? और इसका आंसर हो जाएगा डी, कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। संसद व्यक्तिगत रूप से अपने क्षेत्र विशेष के लिए उत्तरदायी है। संसदीय प्रणाली का जनक कौन सा देश है? तो वो है ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में कौन से प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, 2 और 4, औपचारिक और कानूनी, संवैधानिक और नाम मात्र। नेक्स्ट है समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं परंतु दोनों में विरोध की स्थिति में। इसका आंसर हो जाएगा सी, केंद्र का कानून मान्य होगा। समवर्ती सूची के विषयों में केंद्र राज्य दोनों कानून बनाता है, लेकिन अगर विरोध की स्थिति हो तो केंद्र का कानून मान्य होगा।
समवर्ती सूची भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में 3 सूची वर्णन है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य, और इसका आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु। उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। भारत में वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, जोंगखा। भूटान का आधिकारिक भाषा जोंगखा है। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। भूटान पूर्वी हिमालय में एक छोटा सा स्थलरुद्ध देश है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बैकाल झील को कहा जाता है। विश्व का सर्वाधिक गहरी झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है बैकाल झील, और इसकी गहराई जो है वो है 1642 मीटर। अगला है सीढ़ीदार खेती अधिक होती है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, पर्वतीय क्षेत्र में, और सीढ़ीदार खेती चाय के लिए उपयुक्त होते हैं। भारत में चाय की खेती 1835 से प्रारंभ हुआ है, और सर्वाधिक चाय की खेती असम राज्य में होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया, और इसका आंसर हो जाएगा सी, अगस्त 1952 में किया गया। 6 अगस्त 1952 को एनडीसी की स्थापना हुआ। 15 मार्च 1950 की योजना आयोग की स्थापना हुआ, और योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना किया गया है। अगला है भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है। आंसर हो जाएगा डी, आयकर। भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण आयकर है। आयकर को केंद्र द्वारा लगाया और वसूला किया जाता है, और केंद्र राज्य के बीच बांट दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही किसके साधन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मौद्रिक नीति का। परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात और खुला बाजार कार्यवाही मौद्रिक नीति का साधन है। अगस्त 2023 में इसरो ने किस सैटेलाइट बस प्रौद्योगिकी को निजी उद्योग को हस्तांतरित किया है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, IMS-1। जुलाई 2023 में योनेक्स कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने किस खिलाड़ी को हराकर जीता। आंसर हो जाएगा बी, ली शिफेंग, चीन के। जुलाई 2023 में योनेक्स कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने चीन के ली शिफेंग को हराकर जीता है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की जीवनी के बारे में कमला हैरिस फेनोमिनल वुमन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, चिदानंद राजघट्टा के द्वारा। चिदानंद राजघट्टा के द्वारा लिखा गया है कमला हैरिस फेनोमिनल वुमन। अगला है जून 2023 में भारत सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा डी, अजय लांबा। चीन के हांगजोंग में एशियाई खेल 2023 के उद्घाटन समारोह के दौरान किसे भारतीय दल का नेतृत्वकर्ता के रूप में ध्वजवाहक के लिए चुना गया, और इसका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन दोनों को चुना गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ए, हृदय से संबंधित है। रक्त परिसंचरण की खोज 1628 में विलियम हार्वे ने किया था, और हृदयावरण नामक थैली से सुरक्षित रहता है, और इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। ट्रेडमिल टेस्ट हृदय चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट है कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए 2023 का प्रतिष्ठित बॉरलॉग फील्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। आंसर हो जाएगा सी, स्वाति नायक को सम्मानित किया गया है। यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा हो जाएगी। पिंड का संवेग क्या किया जाए, n गुना किया जाए तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा n² गुना। किस तरह होगा, यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा n² गुना हो जाता है। इस तरह कि अगर काइनेटिक एनर्जी के हम लोग फार्मूला जो जानते हैं वो हो जाएगा p²/2m होता है। यहाँ पर क्या है कि k बराबर p² है, तो p1 बराबर n1 अगर प्रश्न में दिया हुआ है, तो इसी तरह अगर स्क्वायर में जाएगा तो वो हो जाएगा n² के, तो आंसर हो जाएगा डी। एक कॉम्पैक्ट डिस्क CD किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रकाशीय यानी ऑप्टिकल द्वारा डाटा भंडारण किया जाता है। अगला प्रश्न है कि उदासीन परमाणु में कौन से कण समान होते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। उदासीन परमाणु में E- और P+ के कण समान होते हैं। E- पर ऋणात्मक आवेश होता है,
एक इलेक्ट्रॉन का आवास -1.602 गुना 10 के पावर 19 कूलम होते हैं, जबकि प्रोटॉन का आवेश 1.602 गुना 10 के पावर 19 कूलम प्लस में होते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ए, एड्रिनल से। जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। एड्रिनलिन हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा भाग मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जांघ की हड्डी। जांघ की हड्डी मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है। मानव शरीर की ढांचा बनाने वाले अंग को कंकाल तंत्र कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दोगुना होता है, इस दशा में उसका त्वरण होगा। और इसका आंसर हो जाएगा बी, जी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जा रहा है। एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने ऊपर को दुगना होता है, इस दिशा में उसका त्वरण होगा जी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगा। तो इसका जो फार्मूला निकल कर आता है वो क्या निकल कर आता है? R बराबर 2mg। नेक्स्ट है, मानव शरीर विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा लोब मुख्य रूप से दृश्य सूचना से संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीपिटल लोब। मानव शरीर क्रिया विज्ञान के संदर्भ में ऑक्सीपिटल भाग मुख्य रूप से दृश्य सूचना से संबंधित है। पश्च मस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। अब पश्च मस्तिष्क सेरिबेलम एवं मेडुला ऑब्लोंगेटा का बना होता है। सेरिब्रम का क्या कार्य है? तो शरीर का संतुलन बनाए रखना, सेरिबेलम का। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा का मुख्य कार्य है उपापचय, रक्तदान, आहार नाल के कर्माकुंचन ग्रंथि स्राव तथा हृदय की धड़कनों को नियंत्रण करना है मेडुला ऑब्लोंगेट का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या एक गुणसूत्र संबंधी विकार है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, डाउन लक्षण। डाउन्स लक्षण यानी डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक गुणसूत्र संबंधी विकार है। इसमें 21वां गुणसूत्र त्रिसूत्री हो जाता है। इस रोग से ग्रसित रोगी मंदबुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी तथा अनियमित शारीरिक ढांचा होता है। इसे मंगोलिज्म भी कहते हैं। अगला है, पराबैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव हैं। और इसका आंसर हो जाएगा कौन? तो मनुष्य के रोग प्रतिरोधी क्षमता का नष्ट होना, बिल्कुल सही। मोतियाबिंद हो जाएगा, चमड़ी का कैंसर हो जाएगा, शैवाल के उत्पादन को 6 से 12% कम हो जाएगा। ये सभी सही है, तो आंसर हो जाएगा डी। एक स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूरज के प्रकाश की लगभग खाली स्थान ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, 1%। एक स्थलीय पारिस्थितिक प्रणाली में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूरज के प्रकाश का लगभग 1% ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। सूरज के प्रकाश जो पत्ती पर पड़ता है उसका 83% भाग पत्ती द्वारा अवशोषित, 12% परिवर्तित एवं 5% भाग पारगत होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक समान वृत्तीय गति में होता है। और इसका सही जवाब हो जाएगा डी, चाल अचर एवं वेग चर होता है। किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया कहलाती है। तो आंसर हो जाएगा बी, आसवन। किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने और फिर उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। द्रव में वाष्पन की क्रिया होती है, ऊर्ध्वपातन की क्रिया कपूर आदि में होता है। नेक्स्ट है, नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है, कैसे? तो आंसर हो जाएगा सी, ऊर्ध्वपातन द्वारा। नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध ऊर्ध्वपातन द्वारा किया जाता है। ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन विधि द्वारा दो ऐसे ठोसों को मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक ठोस सब्लिमेट हो, दूसरा नहीं हो। इस विधि से कपूर, नेफ्थलीन, अमोनिया क्लोराइड, एंथ्रोसिन आदि को अलग करते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि केचुए का मुख्य विसर्जित पदार्थ जो नेफ्रेडिया द्वारा छोड़ा जाता है। आंसर हो जाएगा सी, यूरिया। केचुए का मुख्य विसर्जित पदार्थ यूरिया जो नेफ्रेडिया द्वारा छोड़ा जाता है। केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होता है। केचुआ उभयलिंगी जीव है और यह एनिलिडा समूह के अंतर्गत आता है। कोरल बनने का मुख्य संबंध है और इसका आंसर हो जाएगा सी, एंथोआजा। एंथोजोआ से कोरल के बनने का संबंध है। प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है और भारत का लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश जो प्रवाल भित्ति से ही निर्मित है। यानी कोरल बनने का मुख्य संबंध है एंथोजोआ से। रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? आंसर हो जाएगा डी, जैकोबस हेनरिकस वैन हॉफ।
रसायन विज्ञान का प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता जैकोबस हेनरिकस वेंट हॉफ थे और भौतिकी का प्रथम नोबेल पुरस्कार विलियम रॉटजन को दिया गया था। नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी से दिया जाता है, जबकि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 ईस्वी से दिया जाता है। सीवी रमन को 1930 में मिला था रमन इफेक्ट के लिए। अगला प्रश्न है कि सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 को। तो गोबर गैस का जो फार्मूला होगा वो होगा CH4, यानी गोबर गैस में मीथेन निकलता है। कोल गैस है तो वह है H2CH4 और CO से। प्रोड्यूसर गैस की बात करते हैं तो CO प्लस N2 और वाटर गैस CO प्लस H2। इसका जो सही मिलान है हो जाएगा A 3 4 2 1। अगला प्रश्न है कि मृत्युपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा B ऑटोप्सी कहते हैं। मृत्युपरांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को ऑटोप्सी कहते हैं। ऑटोप्सी के द्वारा मृत्यु के वास्तविक कारणों को जानने का प्रयास किया जाता है। अगला है मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है, आंसर हो जाएगा A अमाशय से होता है। यकृत शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। सूरज की हानिकारक किरणों से आंखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है, आंसर हो जाएगा C फेरस ऑक्साइड का मिश्रण होता है। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है और बोटिंग इंक में AgNO3 का प्रयोग किया जाता है और कृत्रिम वर्षा AgI का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्लवमान जीन यानी जंपिंग जीन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, आंसर हो जाएगा C बारबरा मैकक्लिंटोक ने। बारबरा मैकक्लिंटोक ने। मक्खन वह कोलाइड है जिसमें, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B वसा में जल परिक्षिप्त होते हैं। मक्खन वह कोलाइड है जिसमें जल वसा में परिक्षिप्त होते हैं। कोलाइड एक रासायनिक मिश्रण होता है जिसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु में समान रूप से परिक्षेपित होते हैं। आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसका आंसर हो जाएगा A 1s2 2s2 2p6। आदर्श गैस के बाह्यतम शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है एक पुल जिसकी लंबाई 100 मीटर है 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली ट्रेन को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या होगा। तो ट्रेन की लंबाई हम मान लेते हैं x मीटर और ट्रेन की गति कैसे है तो 90 किलोमीटर पर घंटा, 90 किलोमीटर पर आवर, जिसे हम मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे 90 गुना 5/18 से गुना करते हैं। मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो पुल की लंबाई 100 और प्लस ट्रेन की लंबाई हम कितना माने हैं x माने हैं, तो इतना हो जाएगा। अब 12 सेकंड इसे पूरा करने में लगेगा अगर 25 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो 12 गुना 25 बराबर कितना होगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 100 प्लस x। यहाँ से x का मान निकाल लीजिएगा, x का मान कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 200 मीटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 5900 रुपया को A, B और C में इस प्रकार बांटा गया है कि A तथा B के भागों का अनुपात 3:4 है तथा B एवं C के भागों का अनुपात कितना है 5:6 है, तो B का भाग कितना होगा। तो सबसे पहले तो आप ये निकाल लीजिए कि A अनुपात B अनुपात C क्या है। तो A अनुपात B जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना 3:4 और B अनुपात C कितना दिया हुआ है तो 5:6। इसे तीनों को इस तरह के फॉर्म में लिखना है तो क्या करते हैं, जो इसके बगल में 4 है तो 4 यहाँ लिख देते हैं, इसके बगल में 5 है तो 5 यहाँ पर जहाँ जहाँ खाली है उसके बगल वाला अंक लिखेंगे और एक दूसरे से गुना कर देंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा। ये अनुपात ऐसे रह जाएगा 520 हो जाएगा और ये अनुपात इसी तरह होगा 624 होगा। ये हमारा फाइनल अनुपात में आया। अब कह क्या रहा है कि B का भाग क्या होगा 5900 में, तो 5900 पूरा है और B का भाग कितना है बीच वाला तो 20 है और टोटल इसमें जोड़ देंगे तो क्या होगा, टोटल कितना है 59। तो ये हो जाएगा 100 से कट जाएगा तो हमारा जो निकल के आ जाएगा वो 2000 B का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा B। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वृत्त की त्रिज्या एवं वर्ग की परिधि दोनों बराबर है तो दोनों में किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। वृत्त की त्रिज्या एवं वर्ग की परिधि दोनों बराबर है तो दोनों में किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। एक ट्रिक है, ध्यान रखिएगा कि किसी वृत्त की परिधि, वर्ग का परिमाप तथा समबाहु त्रिभुज की परिमिति आपस में बराबर हो तो जो होगा वृत्त का क्षेत्रफल वो बड़ा होगा, वर्ग का क्षेत्रफल का बड़ा होगा समबाहु
त्रिभुज के क्षेत्रफल के बड़ा होगा। यानी सबसे बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल होगा, उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल, उसके बाद समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, वृत्त का क्षेत्रफल अधिक होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि किसी संख्या में 8 से भाग देने पर शेष 6, 10 से भाग देने पर शेष 8 और 12 से भाग देने पर शेष 10 और 24 से भाग देने पर शेष 22 तथा 36 से भाग देने पर शेष 34 बचता है, तो संख्या क्या है। अगर 8 से भागा देते हैं तो शेष जो बचता है वो 2 बचता है, यानी 8 - 6 कर देंगे तो 2, 10 से भागा देते हैं तो 8 शेष बच रहा है 2। तो सभी में ये कॉमन आ रहा है, 12 में 10 करेंगे तो भी 2 आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि 8, 10, 12 और 24, 36 का एलसीएम निकाल के उसमें से ये जो कॉमन आ रहा है वो घटा देना है। तो हमारा एलसीएम जो निकल कर आएगा 360 आएगा, उसमें से 2 घटा देंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा 358। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 50 गेंदों का औसत 5 ग्राम है। 50 गेंदों का औसत 5 ग्राम है और थैले का वजन कितना मिला दिया जाए कि औसत इतना ग्राम बढ़ जाता है, तो थैले का भार क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि 50 जो है हमारा गेंद है और अब औसत थैला मिलाने के बाद कितना हो जाएगा, तो 5 से गुना प्लस 0.50 जो है हमारा वो बढ़ जा रहा है, इतना हो गया है अब ये औसत। और पहले कितना था उसमें घटा देना है, 50 गुना 5 था, क्योंकि थैला को तो हम काउंट नहीं कर सकते हैं ना, जितना गेंद है उसी के सिर्फ एवरेज में काउंट करते हैं। तो 50 गुना कितना हो जाएगा, इसका अगर फाइनल देखें तो 50 गुना 5.50 माइनस 50 गुना 5 कीजिएगा तो जो हमारा निकल कर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 25 ग्राम। तो आंसर हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि उसमें कप्तान की आयु जोड़ दी जाए तो औसत आयु बढ़कर 26 वर्ष हो जाती है। तो कप्तान की आयु कितने वर्ष है। कप्तान की अभिष्ट आयु कितना होगा, पहले तो 12 प्लस 1 कप्तान जुड़ेगा तो 13 हो जाएगा, 13 गुना 26 हो गया है औसत। ये इसमें से अगर हम घटा देंगे 12 खिलाड़ी के कितना औसत था, 25 था। ये हमारा जो इक्वेशन आया है इसी से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। एक कप्तान मिलने पर 13 खिलाड़ी हो गया है, औसत 26 हो गया है और पहले 12 खिलाड़ी था और औसत कितना 25 था। अगर ये घटा देंगे तो हमारा जो है कप्तान की आयु निकल कर आ जाएगा। तो जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा डी 38। नेक्स्ट है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग मूल संख्या से 9 कम है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का मूल योग मूल संख्या से 9 कम है, इस संख्या के इकाई अंक क्या है। आइए देखते हैं। माना कि 2 अंकों की संख्या का दहाई और इकाई अंक क्रमशः क्या होता है, x और y होता है। तो 2 अंकों की संख्या हो जाएगा 10x प्लस y। 2 अंकों का योग क्या हो जाएगा, x प्लस y। अब प्रश्न से कह रहा है कि 10x प्लस y माइनस x प्लस y इक्वल टू 9 है। जब हल करेंगे तो x बराबर आएगा 1। अब y का मान कोई भी है, प्राकृतिक संख्या हो सकता है। यहाँ पर तो 1 भी हो जाएगा, 4 भी 2 है, तो यहाँ आंकड़े थोड़ा अपर्याप्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं कि किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3000 रुपया 3 वर्ष में इतना रुपया हो जाएंगे, किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो एक फार्मूला इसका होता है 3993 बराबर जो हमारा निकल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर P 3000 गुना 1 प्लस यहाँ पर R बटा 100 कितने साल का, 3 साल का। तो ये जब इस फार्मूला से हम निकालेंगे तो R बराबर जो हमारा आएगा वो 10% आएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B। नेक्स्ट प्रश्न है यदि x बराबर 7 माइनस 4√3 हो तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। अगर x इस तरह के फॉर्म में दिया हो उसे 1/x कीजिएगा, 1/7 माइनस 4√3 कीजिएगा तो जो निकल कर आता है 7 प्लस 4√3, ये डायरेक्ट आ जाता है। अगर 1/x है तो प्लस में होगा। अब मान सीधे रख लीजिए, 7 माइनस 4√3 अब प्लस 7 प्लस 4√3 और इन ये कट गया, 7 दूनी कितना आंसर हो गया 14। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि y का x% 100 है, यदि y का x% 100 हो तो z का y% 200 हो तो x और z में क्या संबंध होगा। कह क्या रहा है प्रश्न के कि y का x% कितना होगा 100 होगा, तो xy बराबर हो जाएगा कितना 100 गुना 100 हो जाएगा।
अब कह रहा है जेड का 22%, जेड का 22% कितना है 200 है, तो जेड बाई बराबर क्या हो जाएगा 200 गुना 100 हो जाएगा। अब इक्वेशन यहाँ एक ये आया और एक 2 आया, जब इन दोनों को हम सोल्व करेंगे तो हमारा जो निकल कर आ जाएगा x बटा बाई जेड बटा बाई अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा 100 गुना 100 बटा 200 गुना 100, 100 कट जाएगा ये 2, तो इसका जो हमारा आंसर निकल कर आ रहा है x बाई बटा जेड बाई बटा 2, और बाई बाई काट देंगे तो x बाई जेड हो जाएगा 1 बटा 2, तो z बराबर हो जाएगा 2x, z बराबर जो आता है वो 2x, तो जो इसका आंसर हो जाएगा b, इसका सही आंसर हो जाएगा z बाई 2x b। 3 घंटी एक समय 8 बजे बजती थी, तीनों घंटियाँ क्रमशः 8, 10 एवं 20 मिनट के अंतराल पर बजती है, तो फिर एक साथ कब बजेगी। तो इसका काफ़ी आसान प्रश्न है, जितने समय के लिए वो बजती है 8, 10 एवं 20 मिनट के अंतराल पर, इसे आप LCM निकाल लीजिए। तो LCM हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 40 मिनट, यानी 8 बजे के बाद प्रत्येक 40 मिनट के अंतराल पर तीनों घंटियाँ एक साथ बजेगी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि 10 मतलब 120 मिनट के बाद बजेगी, 3 घंटियाँ एक साथ 40 मिनट पे है, तो 40 40 80 40 100 मतलब 20, यानी 8 बजती है, तो अगला जो बजेगी वो 10 बजे बजेगी, तो आंसर हो जाएगा ए। 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटा का कितने प्रतिशत है। 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितने परसेंट है, तो इसे आप कैसे निकालिएगा। तो सबसे पहले आप सेकेंड निकाल लीजिए, तो 1 घंटा में कितने सेकेंड होगा, तो 3600 सेकेंड होगा। 1 मिनट में कितने सेकेंड हो जाएगा 60 सेकेंड प्लस 12 सेकेंड यानी 72 सेकेंड। अब 72 सेकेंड 3600 के कितना परसेंट है, तो हो जाएगा 72 गुना 100 बटा 3600, तो 36 दुना 72 यानी 2% के बराबर होता है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न ए 1 किलोमीटर 3 मिनट 10 सेकंड में और बी 3 मिनट 20 सेकंड में दौड़ सकता है, कितनी दूरी से ए बी को हरा सकता है, ये निकालना है। तो ए द्वारा 3 मिनट 10 सेकंड में कितना दूरी चलता है, तो ये चलता है 1000 मीटर, और बी द्वारा 3 मिनट 10 सेकंड में चलता है कितनी दूरी है, तो ये निकालेंगे 1000 बटा कितना टोटल अगर हम कहा जाए तो 90 मतलब 190 सेकेंड हो जाएगा, छोटी 18 3 मिनट का और 10 190, तो 1000 बटा 200 गुना कितना हो जाएगा 190 बराबर 950 मीटर चलता है। तो ए बी को कितने मीटर की दूरी से हरा सकता है, तो 1000 माइनस 950 बराबर कितना होगा 50 मीटर। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 50 मीटर। अगला है, जब 2360 व्यक्तियों को पूर्ण वर्ग में व्यवस्थित करना होता है तो 56 व्यक्ति छूट जाते हैं, पहली पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। तो 2360 को अगर हम करते हैं तो 56 व्यक्ति छूट जाते हैं, इसमें 56 घटा देंगे तो जो हमारा निकल के आएगा वो 2304 आएगा। और 2304 किसका पूर्ण वर्ग है, तो ये वर्ग है 48 का, यानी पहली पंक्ति में कितने व्यक्ति आएंगे, तो वो आएंगे 48 व्यक्ति। अगला है, एक व्यक्ति की 7 पैसे प्रति रुपये की दर से आयकर देने के बाद नेट आय 9300 रुपया है, यदि आयकर 2 पैसे प्रति रुपया कम हो जाए तो नेट आय कितनी होगी। 7 पैसे प्रति रुपये की दर से अगर देता है तो नेट आय 9300 रुपया है, तो किस तरह निकालिएगा। तो आइए सोल्व करते हैं एक एक कर। 1 रुपया में 7 पैसे के आयकर देने पर नेट आय क्या हो जाता है 93 रुपया, तो 0.93 रुपया नेट आय है, नेट आय 0.93 रुपया है, और 0.93 रुपया नेट आय है तो कुल आय कितना है 1 रुपया है। अब 9300 रुपया नेट आय है तो कुल आय कितना होगा, 9300 है तो कितना होगा, तो ये होगा 9300 बटा 0.93 बराबर 10,000 रुपया, कितना हो जाएगा 10,000 रुपया। अब 2 पैसे कम होने पर आयकर कितना होगा 5 पैसे प्रति रुपया। अब उस समय नेट आय कितना होगा 0.95 रुपया, तो अभी जो नेट आय निकल के आएगा हमें 0.95 बटा 1 गुना 10,000 कर दीजिएगा, तो हमारा जो निकल के आएगा वो हो जाएगा 9500 रुपया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए 9500 रुपया। अगला है, यदि किसी संख्या के 3/5 का 1/5 9 हो तो संख्या के दोनों अंकों का गुणनफल क्या होगा। माना कि संख्या x है, किसी संख्या का 3/5 का 1/5 9 है, तो x बराबर हो जाएगा कितना 9 गुना 5 गुना 5 बटा 3 गुना
1 हो जाएगा। तो जो हमारा निकल कर आ जाएगा वो संख्या क्या निकल के आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 75 सी। सोल्व कीजिएगा तो 75 आ जाएगा। ये 3 से गुना कर देंगे, 5 25, 25 75, तो होगा 75। नेक्स्ट प्रश्न है कि 900 रुपया का 6% की दर से कितने समय का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 540 रुपया का 5% का वार्षिक दर से 4 वर्ष होगा। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं 540 के 5% से 4 वर्ष में कितना साधारण ब्याज होगा, तो 108 रुपया होगा। अब क्या होगा कि इतने में के बराबर होता है कितने, 900 गुना 6 गुना समय t बटा 100 बराबर 108 होना चाहिए। तो हमारा जो t बराबर निकल के आता है 108 गुना 100 बटा 900 गुना 6। तो जो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा b 2 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है 24 सेवों को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग को 7 गुने और दूसरे भाग को 5 गुने का योग 146 है। पहला भाग कितना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, पहला भाग आप मान लीजिएगा, क्या मान लीजिएगा, पहला भाग को x मान लीजिए और दूसरा भाग को मान लीजिए 24 माइनस x मान लीजिए। अब प्रश्न में कह क्या रहा है कि 7x प्लस 5 गुना 24 माइनस x बराबर 146। तो जो x का मान निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा 23, आंसर D हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 2 बर्तनों की धारिता क्रमशः 120 लीटर तथा 56 लीटर है। उस बर्तन की धारिता कितनी होगी जो ठीक दोनों बर्तनों की धारिता नाप सके। तो आइए देखते हैं 56 लीटर में कितना घन सेमी आ जा रहा है, 56,000 घन सेमी। 120 लीटर में हो जाएगा 120,000 घन सेमी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि 56,000 और 120,000 का मसा कितना हो जाएगा, तो 8,000 घन सेमी। अगर इन दोनों को SCF निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 8,000 घन सेमी हो जाएगा। तो अभिष्ट धारिता जो है वो 8,000 घन सेमी हो जाएगा। सिर्फ इस प्रश्न में लीटर दिया हुआ है, आंसर में कोई प्रश्न में और आंसर में घन सेमी है, ये कन्फ्यूजन कर रहा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि 0.125 गुना 0.01 भागा 0.5 गुना 0.005 बराबर होगा। इसे कैसे सोल्व करेंगे, आइए देखते हैं कि 0.125 गुना 0.01 बटा 0.5 गुना 0.005 कर दीजिए। इससे ये ख़त्म हो गया। और अगर इससे ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर 3 शून्य लगाते हैं, ऊपर 2 लगा देते हैं क्योंकि एक तो है ही। इसका जो हमारा आंसर निकल के आएगा 125 गुना 1/5 गुना क्या हो जाएगा 50। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो 0.500। तो सही आंसर हो जाएगा C। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि यदि x बराबर 2 + √3 y बराबर 2 - √3 हो तो इस तरह का इक्वेशन का मान क्या होगा। तो आइए सबसे पहले हम निकालते हैं इस इक्वेशन को, ईजी करते हैं। किस तरह ईजी करेंगे, तो x + y के होल स्क्वायर माइनस 2xy बटा x + y के होल क्यूब माइनस 3xy इंटू x + y लिख सकते हैं। और x + y के फॉर्म में इसलिए लाए कि यहाँ पर xy कर देंगे और ये xy बराबर होता है जो इंटू में है xy, उसका मान निकालेंगे तो वो निकाल कर 1 आएगा। और जब इसे सोल्व कीजिएगा तो आराम से सोल्व हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 7/26, आंसर हो जाएगा D। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि यदि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर √3 है तो साइन थीटा का धनात्मक मान होगा। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर √3 है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग जानते हैं 1 होता है। तो सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1, इसी को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे तोड़ दिए हैं तो ये निकल कर आया। फिर सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/√3, क्योंकि सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान √3 हम लोग रखे हैं। अब समीकरण 1 और 2 हमारे पास निकल गया है। एक तो समीकरण निकल गया है सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर √3 और दूसरा सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर √3। और इसे सोल्व कीजिएगा तो जो हमारा मान निकल के आएगा वो थीटा का मान जो है वो 30 डिग्री आएगा
और साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, व्यंजक इस तरह का दिया हुआ है, इसका मान क्या होगा। तो इसे आराम से आप नीचे से चलिएगा और धीरे धीरे सोल्व कीजिएगा, तो ये सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर 3 से गुना हो जाएगा, 2 है, यानी हो जाएगा 5/3। फिर ये जो है 3 ऊपर चला जाएगा, इसके जगह पर अब 5 यहाँ आ जाएगा। जो 3 है एक के जगह पर 3 चला जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब ये 5 + 3 8 हो जाएगा, 8/5 है। और यहाँ पर ये 5 चला गया, 8 नीचे आ गया, तो 8 × 5 = 13, 13 क्या हो जाएगा 8। अब 8 ऊपर चला जाएगा, इसे आप सोल्व कीजिएगा, तो 8 ऊपर चला जाएगा, 13 नीचे चला जाएगा, तो हो जाएगा 1 + 1 बटा कितना 1 + 8/13। तो ये 13 + 8 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 21, 21/13, 13 ऊपर चला जाएगा, यानी 1 + 13 ऊपर चला जाएगा, तो 1 + 13/21 हो जाएगा। इसका जो मान हो जाएगा वो 1 + 13/21। जब सोल्व कीजिएगा तो 34/21 इसका आंसर निकल के आ जाएगा, हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, कोई बल्लेबाज 5वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार अपने औसत में 3 रन की वृद्धि करता है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या होगा। 15 पारी के पूर्व औसत कितना था उसे, वो निकालने के लिए 58 - 15 × 3 करना होगा, बराबर हो जाएगा 13। तो अभिष्ट औसत जो हो जाएगा 13 + 3 = 16। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। वह छोटी कौन सी है जिसे 48, 60, 72, 108, 140 से भाग देने पर क्रमशः 38, 50, 62, 98, 130 शेष बचते हैं। अगर हम 48 से भागा देते हैं तो 38 शेष बच रहा है, 60 से भागा दे रहे हैं तो 50 शेष बच रहा है, सभी में 10-10 शेष बच रहे हैं। तो अब 48, 60, 72, 108 और 140 के अगर हम LCM निकाल लेते हैं, उसमें से 10 घटा देते हैं, वही हमारा आंसर आएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए 15,110। अब आइए रीजनिंग का प्रश्न है कि प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर, शब्द, संख्या, आकृति को चुनिए। अब ये देखना है कि CFLP, उसके बाद DEMO, उसके बाद खाली स्थान SNN D, ये किस तरह सजा हुआ है ये देखना है। तो C से D गया है +1 है, F से E गया है -1 है, L से M गया है +1 है और P से O गया है -1 है। यानी एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस चला है सीरीज। तो S से +1 होगा, क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, S से नहीं, इस सीरीज से चलना है। तो इसमें से कौन सा अक्षर है जिसमें +1 का चलेगा, तो R से अगर हम +1 चलते हैं तो S आएगा, O से -1 करते हैं तो N होगा, M से +1 करते हैं तो N होगा और E से हम -1 करते हैं तो D होगा। तो जो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा A। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 74, 53, 95 उसके बाद क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले 74 के बाद 53 कैसे आया है। तो 7 के अगर हम स्क्वायर करते हैं +4 जोड़ते हैं, शुरुआत वाले जो है अक्षर उसको हम स्क्वायर करते हैं और दूसरे वाले में जोड़ते हैं अक्षर को, तो आ जाएगा 49 + 4 = 53 हो जाएगा। ठीक उसी तरह हम 95 को करते हैं, 9 के स्क्वायर करते हैं और +5 जोड़ते हैं, तो 9 9 81 + 5 बराबर कितना हो जाएगा 86। इसका जो आंसर हो जाएगा वो B 86 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पानी, ऑक्सीजन, नमक, जिस प्रकार ऑक्सीजन पानी का एक घटक है उसी प्रकार सोडियम नमक का एक घटक है, तो आंसर हो जाएगा B। कैलकुलेटर, गणना, स्टेथोस्कोप। कैलकुलेटर गणना करने में काम आता है, तो स्टेथोस्कोप क्या करता है, हृदय की धड़कन मापने के लिए, तो आंसर हो जाएगा B। एक घड़ी क्रमशः 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, अर्थात जितना समय होता है घड़ी उतनी बार बजती है, तो 24 घंटे में घड़ी कितनी बार बजती है। तो आप सीधी सी इसे काउंट कर लीजिएगा, 1 बजे 1, 2 बजे 2, 3 बजे 3, +4 बजे 4, 5 बजे 5, +6 बजे 6, +7 बजे 7, +8 बजे 8, +9, +10, +11, +12। ये टोटल काउंट कर लीजिए, ये हो जाएगा कितना 78 बार। लेकिन पूछ रहा है 24 घंटे में घड़ी, तो 2 गुना फिर से ये रिपीट होगा, तो 2 गुना 78 बराबर 156 बार, ना कि 24, 13, 14, 15 ये काउंट कीजिएगा। फिर से वो 1 2 बजने से शुरू हो जाता है, तो फिर से 1 2 3 कीजिएगा, तो आंसर हो जाएगा कितना, तो 156 बार।
आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बी बहन और डी की एम पिता है, डी का एन बहन है एम की, तो बी किस प्रकार एन से संबंधित है। प्रश्न में कह क्या रहा है कि बी बहन है किसका, तो वो है डी का। उसके बाद प्रश्न कह रहा है कि एम पिता है डी का, एम जो है वो पिता है डी का, एम जो है पिता है डी का, एन बहन है एम की, एन जो बहन है वो है एम की, तो बी किस प्रकार एन से संबंध रखता है, बी किस प्रकार संबंध रखता है, ये दोनों का संबंध कह रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी भतीजी। अगला है कल्याणी बीना की सास है और बीना अशोक की पत्नी है, धीरज सुदीप का पुत्र है, अशोक इकलौता भाई है, कल्याणी अशोक की कौन है। ये फिर से ब्लड रिलेशन का है, इसे आप सोल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा वो है सी माँ। अगला प्रश्न है कि दिए गए प्रत्येक प्रश्न में उसे चुनिए जो अन्य तीन से भिन्न है, प्लॉयर, कैंची, चिमटा, जग, और इसका आंसर हो जाएगा डी जग। जग को छोड़कर अन्य सभी एक फुलक्रूम आलंब पर कार्य करने वाला यंत्र है, जबकि जग एक बर्तन है, तो आंसर हो जाएगा जग। 109 को देखना है कि ये किस तरह डिफरेंट है। ये देखते हैं कि 25 से 212 किस तरह लिखा हुआ है, 9 से 39, 16 से 416, 4 से 24। सबसे पहले 4 से 24 देखते हैं, तो ये लिखा गया है अगर 4 को हम रूट कर देते हैं अब प्लस वो 4 फिर से लिख देते हैं, तो जो हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा 2 4, रूट 4 बराबर 2 होता है। अगर 9 को हम इसी तरह लिखते हैं रूट 9 और 9 लिख देते हैं तो हो जाएगा हमारा 3 9। 16 को हम अगर करते हैं रूट 16 और 16 फिर से लिखते हैं तो रूट 16 के 4 और फिर 16 416। अगर हम 25 को लिखते हैं 25 के रूट 25 और 25 तो 525 होना चाहिए, यहाँ पर 212 है, तो ये भिन्न है, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें पद या अक्षर आकृति लुप्त है। अगला क्या होगा ये पूरा करना है। FPCITH LXM ये दिया हुआ है, ये देखते हैं किस तरह है। F से I गया है +3 का, P से T गया है, P से क्या गया है, P से T गया है +4 का गया है, C से H गया है कितने का, तो +5 का, यानी एक एक बढ़ के आगे जा रहा है। उसी तरह अगर I से हम L देख रहे हैं, I से L जा रहा है कितने में, तो वो है +3 का ही है, और T से X गया है +4 का, और H से M जो गया है वो गया है कितने का, तो +5 का, यानी +3 +4 +5 का सीरीज चल रहा है। उसी तरह हम L से +3 करेंगे तो जो हमारा निकल कर आएगा वो O निकल के आएगा, X से +4 करेंगे तो निकल के आएगा B, M से +5 करेंगे तो निकल के आएगा R, तो OBR आंसर हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा A। नेक्स्ट प्रश्न है कि AZBYJQKP GTHG। अब ये देखना है कि दी गई अक्षर श्रृंखला किस क्रम में है। तो A से Z गया है, क्या हो जा रहा है, उल्टा सीधे हो रहा है, A का उल्टा क्या होता है, Z होता है, और B से Y गया है तो ये भी उल्टा हो रहा है, और A से ये B +1 का गया है, और Z से Y -1 हुआ है, यानी एक उल्टा भी हो रहा है एक माइनस भी हो रहा है। इसी तरह ये सीरीज चला हुआ है। तो अगर हम देखते हैं कि नेक्स्ट में ये कौन सा सीरीज उसी तरह चल रहा है, तो अगर LOMN को चेक करते हैं तो L से O अपोजिट है, और L से M गया है +1 का, M से N जो होगा ये भी अपोजिट है, लेकिन जो हमारा गया हुआ है O से क्या, O से N वो -1 गया है, यानी पहला ये सब सीरीज चल रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा D। 5 9 25 खाली स्थान 115। तो 5 किस तरह लिखा गया है, उसके बाद कि 9 आ जाए तो 2 के स्क्वायर किया हुआ है और ऐड किया हुआ है, 5 + 2 के स्क्वायर। उसी तरह 25 लिखा हुआ है 9 + 4 के स्क्वायर। उसके बाद 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 के बाद वाला को क्या लिख सकते हैं, 25 प्लस अगर 6 के स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 है यहाँ पर 4 है, तो अगला टर्म कौन सा होगा, 6 होगा। तो 25 + 6 के अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमारा निकल कर आएगा 61, और यही हमारा आंसर आ जाएगा कौन सा, 61। क्योंकि अगर आप देख लीजिए कि 61 +
8 के स्क्वायर होगा, क्योंकि 2 के स्क्वायर पहला में, फिर दूसरे में 4 के, फिर 6 के, तो अब 8 के स्क्वायर हो जाएगा। तो 61 प्लस 8 के स्क्वायर अगर हम करते हैं 64, तो निकल कर आ जाएगा 125, जो हमारा आंसर सही हो जाएगा। 61 प्लस 64 यानी 5, 25, यहाँ पर 115 नहीं होगा, 125 होगा, ये थोड़ा मिसप्रिंट है। अगला प्रश्न है कि 239, 214, 179, 134, 69, उसके बाद क्या होगा। तो 239 माइनस 214 करेंगे तो कितने में घट के आ रहा है, -25 में। 214 से 169 -35 आ रहा है। इससे करते हैं तो -45 आ रहा है। इससे कर रहे हैं 134 होने तक -55 आ रहा है, यानी 10 बढ़ के आ रहा है। तो अब इसमें क्या होगा, 65 हो जाएगा। तो जब 79 माइनस 65 करेंगे तो हमारा जो निकल के आएगा वो होगा 14। तो आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न आकृति का प्रश्न है। 114 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ये तीनों के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा बी। 115 से 116 का एक क्रम है, उसे देखना है किस तरह है। लकड़ी, कागज़, किताब, लुगदी, स्याही, छपाई, ये किस तरह क्रम में होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, लकड़ी होगा। सबसे पहले लकड़ी होगा, उसके बाद लुगदी होगा, दूसरे नंबर पे लुगदी रहेगा, और जो तीसरे नंबर पे रहेगा वो रहेगा कागज़। तीसरे नंबर पे रहेगा कागज़। चौथे में जो होगा वो स्याही होगा। पाँचवें में क्या होगा, छपाई होगा, और क्या बन के निकलेगा, किताब बन के निकलेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी। नेक्स्ट देखते हैं 116 नंबर में। सबसे पहले क्या होगा, अक्षर होगा। दूसरे क्रम में शब्दांश होंगे। तीसरे क्रम में क्या होंगे, शब्द बनेंगे। चौथे क्रम में होंगे वाक्य बनेंगे। पांचवा में क्या होगा, लेख लिखा जाएगा, और छठा में वो साहित्य बन जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से एक समूह जो इस बात का पालन नहीं करता है कि व्यंजनों की संख्या स्वरों से अधिक है, कौन सा है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ये आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें स्वरों की संख्या 6 है जबकि व्यंजनों की संख्या 4 है। अगला है अंग्रेजी वर्णमाला को क्रमिक आधार मानते हुए नीचे दिए गए अक्षर समूहों को प्रति 2 अक्षर के बीच क्रमशः 2, 3, 4 अक्षरों का लुप्त होना दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह ऐसा है जो इस नियम का पालन नहीं करता है, ये देखना है। तो के से एन के बीच में जो हम देखते हैं, के से एन के बीच में इसमें 2 अक्षर है, कौन है, एल और एम। एन से आर की बात करते हैं तो इसमें 3 अक्षर है, ओ पी क्यू, जबकि आर से भी में 3 ही है, एस टी यू। इसमें कितने होना चाहिए, 4 होना चाहिए, क्योंकि 2, 3, 4 के सीरीज करें। तो हमारा जो ये समूह है ये पालन नहीं करता है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न पे है, नीचे दिए गए अक्षर समूहों में से कौन सा इस नियम का पालन नहीं करता है, यदि उनमें से प्रत्येक अक्षर का अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार अंकमान प्रदान करे, यदि उनका योग निकाला जाए तो एक सम संख्या प्राप्त हो। इसमें से ये बताना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि प्रश्नानुसार प्रत्येक विकल्प पे चेक करना होगा। तो डी, जी, के, पी। डी अगर 4 है, जी 7 है, के 11 है, पी 16 है, कितना आ रहा है, 38 आ रहा है। बी में जो इसे हम काउंट करेंगे 5, 6, 7, 8, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 26। के एम ओ क्यू के काउंट करते हैं 11 + 13 + 15 + 17, तो 56 हो जाएंगे। सी टी यू आई को करेंगे 3 + 20 + 21 + 9 बराबर हो जाएंगे 53। अब कह रहा है कि डी के अक्षरों को अंकीय मानों का योग सम संख्या नहीं है। इन सब में जो हमारा है वो सम संख्या था, 38 था, 26 था, 56 था, लेकिन डी में 53 आता है, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है प्रत्येक अक्षर का अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार अंक मान प्रदान करे, यदि उनका योग निकाला जाए तो एक सम संख्या प्राप्त हो। ये तीनों तो करता है, इसमें नहीं करता है, तो आंसर हो जाएगा डी। उन सही प्रतीकों को समूह को चुनिए जो दिए गए समीकरण में दिए गए क्रम के अनुसार ही प्रस्थापित करने पर परिणाम के लिए सत्य एवं प्रमाणित होगा। तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें से क्या रखना होगा, तो सही होगा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इससे गुना कर देते हैं, इसे माइनस रख देते हैं, यहाँ पर भागा कर देते हैं, यहाँ प्लस कर देते हैं, तो जो हमारा निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा 57। आंसर डी सही हो जाएगा। यदि शीशे को स्टिक कहा जाए, स्टिक को नीब कहा जाए, नीब को सुई, सुई को रस्सी तथा रस्सी को धागा कहा जाए, तो किसी पेन में लिखने के लिए क्या लगाना होगा। और इसका आंसर हो जाएगा, पेन में लिखने के लिए क्या है, नीब लगाना पड़ता है। नीब को क्या कहा जा रहा है, तो सुई कहा जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा ए सुई। नेक्स्ट है
वक्तव्य एवं पूर्वानुमान का प्रश्न है। आइए देखते हैं। वक्तव्य में कहा कि भारतीय सरकार आयातित वस्तुओं पर सब्सिडी को निरंतर कम करती जा रही है। तो सरकार अधिक भार वहन करने में समर्थ नहीं थी, ये भी हो सकता है, और नहीं भी सरकार इस पैसे से आर्थिक स्थिति में और अधिक सुदृढ़ता ला सकता है, ये भी हो सकता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा 1 और दोनों अंतर्निहित है, क्योंकि सरकार इस पैसे से आर्थिक स्थिति में और अधिक सुदृढ़ता ला सकती है और भार वहन करने में समर्थ नहीं भी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनोज सरकारी कर्मचारी होते हुए भी अतिरिक्त समय में प्राइवेट तौर पर व्यापार करता है। तो व्यापार के बिना वह अतिरिक्त पैसा नहीं कमा सकता है, वह सरकारी नौकरी को इस्तीफा दे सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल ये है, व्यापार के बिना वह अतिरिक्त पैसा नहीं कमा सकता है लेकिन सरकारी को इस्तीफा दे सकता है, ये नहीं सही है। तो आंसर हो जाएगा केवल एक अंतर्निहित है। 124 नंबर का प्रश्न फिगर वाला है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है यदि G बराबर 11 और ME बराबर 26 हो तो गेम का कोड क्या होगा। पहले G को 11 किस तरह लिखा हुआ है, तो G का जो मान होता है वो 7 है, प्लस 4 अपने मन से ऐड कर दिया है तो जो होगा 11 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम ME को देखते हैं तो M का क्या होता है 13 होता है, प्लस 4 उसमें ऐड कर दिया गया है, और E का कितना होता है 5 होता है, प्लस उसमें 4 ऐड कर दिया गया है। टोटल को अगर हम जोड़ते हैं तो टोटल निकल कर आ जाएगा 26, तो वो ME को इस तरह लिखा हुआ है। सेम अगर हम गेम को लिखते हैं तो G का मान कितना होता है 7 होता है, प्लस 4, A का मान होता है 1 प्लस 4, M का मान होगा 13 प्लस 4, और E का मान क्या होता है 5 प्लस 4। इस सब को हम ऐड करेंगे तो जो हमारा निकल कर आएगा वो हो जाएगा 42 के बराबर। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा ए 42। नेक्स्ट प्रश्न है यदि एग्रीकल्चर को इस कोट में लिखा जाता है तो उसी कोट भाषा को रिक्रूट को कैसे लिखा जाएगा। तो सीधे सीधे आप देख लीजिए, आर को कितना है 6 से किया है नोटिस, तो आर को 6 और आई को किया गया है कितने से, तो 7 से। इस तरह अगर आप सीरीज से लिखते हैं तो 6 7, और सी को 8 हो जाएगा, आर को 6 होगा, यू को 9 हो जाएगा, आई के 7 हो जाएगा और टी को 4 हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करना है। अभी देखना है कि एक ट्रायंगल में इस तरह का दिया हुआ है और लुप्त संख्या को ज्ञात करना है, इसे ज्ञात करना है। तो पहले किस तरह है, तो आइए देखते हैं कि 6 के स्क्वायर अगर कर देते हैं अब प्लस 3 के स्क्वायर करते हैं और उसमें से घटाते हैं 4 के स्क्वायर करके, यानी कितना होगा 36 माइनस 9 माइनस 16 बराबर 29, ये बीच वाला आ रहा है। ठीक उसी तरह 9 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर और माइनस 7 के स्क्वायर बराबर 96 आ जाएगा। अगला 7 के स्क्वायर प्लस 25 के स्क्वायर और माइनस करेंगे 4 के स्क्वायर, तो जो हम इसे सोल्व करते हैं 17 49 25 और माइनस तो ये 16, तो जो आंसर हो जाएगा 58। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 4 9 2 3 बीच में 30 है, देखते हैं कि किस तरह है। तो 4 गुना 9 किया गया है, अगर हम 4 गुना 9 करते हैं, 4 गुना 9 करते हैं, उसके बाद माइनस में कर देते हैं 2 गुना 3, ये दोनों को ये गुना करके माइनस में, ये दोनों को ये गुना तो होगा 36 माइनस क्या हो जाएगा 6 बराबर 30 के बराबर। ठीक इसी तरह करते हैं 7 9 को, 9 7 63 माइनस 8 6 48, ये जो हमारा निकल के आएगा वो हो जाएगा 15। ठीक ऊपर वाला को तीसरा में करते हैं तो 9 72 माइनस 624, तो जो हमारा निकल कर आएगा वो है 48, आंसर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 8 6 5 9 4 और इसमें से ये खाली स्थान किस तरह होगा। तो ये सीरीज जो है देखते हैं किससे सजा हुआ है। तो 9 माइनस 6 के होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4 के होल स्क्वायर किया हुआ है, यानी इससे ये घटाकर स्क्वायर किया हुआ है और 8 से 4 घटाकर स्क्वायर किया हुआ है, तो हमारा निकल कर आ जा रहा है 25। अब 25 भागा 5 कर रहे हैं तो निकल के आ रहा है 5, यानी लास्ट में 5 से भागा भी दे रहा है। ठीक उसी तरह अगर हम सोल्व करते हैं 6 माइनस 2 के स्क्वायर और प्लस 8 माइनस 5 के स्क्वायर कितना होगा तो 4 के स्क्वायर प्लस 8 में से 5 गया कितना 3 के स्क्वायर, और जो हमारा निकल कर आएगा उसमें से भागा देंगे 5 से, तो ये निकल के कितना आ रहा है फिर से 5 आ रहा है। अगला वाला में भी इसी तरह करेंगे
कि 7 माइनस 4 के स्क्वायर प्लस 9 माइनस क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 के स्क्वायर करेंगे और जो हमारा निकल के आएगा उससे 5 से अगर भागा देंगे तो यहाँ भी आ जाएगा 5, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला है इस तरह का इस बार दिया हुआ है, इसमें देखना कि खाली स्थान क्या है, कैसे इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है 1 प्लस 1 गुना 2 है, 1 गुना 2 अब प्लस 4 गुना 6 क्या हुआ है इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 24 बराबर 26। इसमें भागा वगैरह का कोई लोचा नहीं है, ये दोनों के गुना कर दिया है और इन दोनों के गुना करके जोड़ दिया है सीधे। तो इसी तरह 4 दूनी 8 अब 5 दिया 15, 15 8 23 हो जाएगा। इसी तरह करके 6 4 24, 7 5 35 अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा मान निकल के जो आ जाएगा हो जाएगा डी 59। बी बराबर 2, बी डी पी बराबर 22, तो एम एन का मान क्या होगा। तो b बराबर 2 है तो बी डी पी क्या होगा 2 प्लस 4 अब प्लस 16 बराबर 22, इस तरह लिखा हुआ है। एम एन का क्या होगा, m का हो जा रहा है 13, a का हो जा रहा है 1 और n का हो जा रहा है 14, आंसर हो जाएगा 28। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। दिए गए वैकल्पिक शब्द में उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग द्वारा लिखा जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सडन लिखा जा सकता है। 5 कार बारी बारी से एक गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। नीली कार पीली से पहले किंतु काली कार के बाद पहुंचती है। हरी कार सफ़ेद से पहले पहुंचती है लेकिन नीली कार से पहले नहीं। पीली कार सफ़ेद से पहले पहुंचती है लेकिन हरी कार से पहले नहीं। तो मध्य क्षण में कौन सी कार गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। और ये जो हमारा बन के आएगा सबसे पहले काली पहुँची है, उसके बाद नीली पहुँच रही है, उसके बाद हरी पहुँच रही है, उसके बाद पीली, उसके बाद सफ़ेद पहुँच रही है। तो जो सबसे बीच में है वो कौन है, वो हरी है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 11 तारीख को 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा यदि उसी महीने की 22 तारीख को सोमवार पड़ता है। तो आइए देखते हैं 11 तारीख के 5 दिन बाद अर्थात 16 तारीख होगी, 22 तारीख को सोमवार पड़ता है। तो 22 माइनस 7 बराबर 15 तारीख को भी सोमवार होगा। अब 11 तारीख के 5 दिन बाद 16वां दिन है तो सोमवार प्लस 1 दिन यानी मंगलवार होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह बी, मंगलवार। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 6 टीवी उत्तर की ओर मुख करके रखी गई है। सबसे अधिक कीमत की टीवी को सबसे बाएं, फिर उससे कम कीमत की टीवी को पहली के दाएं और आगे भी इसी तरह रखा गया है। एलजी टीवी जो कि दाएं से चौथी है, एवा अल्पा के बाएं दूसरी है, क्रोनिएक जो कि बाएं से 5वीं है, बीपीएल के बाएं रखा गया है। बुश टीवी लाल रंग की है तो सबसे अधिक कीमत किस टीवी की है, ये इस तरह का है। तो ये जो सही क्रम होगा वो पहले बुश टीवी होगा, उसके बाद आइवा होगा, उसके बाद एलजी का होगा, उसके बाद अल्फ़ा का होगा, इस तरह एक सीरीज में है। तो सबसे अधिक कीमत किस टीवी के है, तो वो है बुश टीवी के, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है नीलेश अपने ऑफिस से निकलकर सीधा 8 किलोमीटर चला। नीलेश अपना ऑफिस से निकलकर सीधा 8 किलोमीटर चला, अपने दाएँ मुड़ा और 6 किलोमीटर चला। 8 किलोमीटर चला, फिर 6 किलोमीटर चला दाएँ मुड़ के, फिर अपने दाएँ मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अंतिम अवस्था में उसका मुंह पूरब की ओर था। तो नीलेश के ऑफिस का दरवाज़ा किस दिशा में था, तो ये था पश्चिम दिशा में, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है यदि शेर माउंटेड के बाएं से चौथे, 7वें और दूसरे अक्षरों के लेकर यदि कोई सार्थक शब्द बनता है तो उस शब्द का मध्य का अक्षर क्या होगा। यदि एक से अधिक सार्थक शब्द बनते हों तो उत्तर x के रूप में दे, यदि कोई शब्द नहीं बनता हो तो अपना उत्तर z के रूप में दे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ई। शेर माउंटेड शब्द के बाएं से चौथा, 7वां और दूसरा अक्षर क्रमशः एम एन तथा ई है। सार्थक शब्द बन जाएगा एम ई एन होगा, इसका मध्य अक्षर ई है, इसका जो आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट है एक घन की 2 स्थितियां प्रदर्शित की गई है। यदि 3 सबसे ऊपर ही रहे तो सबसे नीचे तली में क्या होगा। तो देख लीजिए 3 2 1 3 5 1, तो 3 के जो सबसे ऊपर इसमें कौन सा है डिजिट नहीं लिखा हो तो 6, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 6। आप सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं, उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं। सीधे पूरब की ओर जा रहे हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं। यह बताइए आप किस दिशा में जा रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण दिशा में जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है, एक समारोह में कुछ आदमी बर्फ़ खाते हैं, कुछ आदमी कॉफ़ी पीते हैं, कुछ आदमी दूध पीते हैं, कुछ आदमी
ऐसे हैं जो बर्फ़, कॉफ़ी और दूध पीते हैं, कुछ आदमी कॉफ़ी और दूध पीते हैं तथा कुछ आदमी बर्फ़ और दूध पीते हैं, लेकिन कुछ आदमी ऐसे हैं जो ना तो बर्फ़, ना कॉफ़ी, ना दूध पीते हैं। निम्नलिखित आकृतियों में से किसके द्वारा इन आंकड़ों को प्रदर्शित किया जा सकता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो इस तरह तो ज़रूर होगा, और एक जो बाहर हैं, क्योंकि कुछ आदमी ऐसे हैं जो ना तो बर्फ़, ना कॉफ़ी, ना दूध पीते हैं, तो एक आदमी बाहर है, तो ये हो जाएगा डी सही। अगला है, निम्नलिखित आरेखों में वृत्त द्वारा चालक तथा आयत द्वारा ईमानदार तथा त्रिभुज द्वारा पढ़े लिखों को व्यक्त किया गया है। किन अंकों द्वारा यह व्यक्त किया गया है? कुछ पढ़े लिखे चालाक होने के साथ साथ ईमानदार है, कुछ पढ़े लिखे चालाक होने के साथ साथ ईमानदार है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 4। ये जो है वो पढ़े लिखे चालाक होने के साथ ईमानदार भी है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रंग पीले के विपरीत है? तो देखते हैं कि एक होता है फार्मूला कि जब दो सतह कॉमन मिले तो दोनों डाइस का तीसरा सतह एक दूसरे का विपरीत फलक होता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर तो नीला मिल रहा है और यहाँ नारंगी मिल रहा है, तो पीला के जो विपरीत होगा वो होगा बैगनी। आंसर हो जाएगा ए। अगला है, दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं? दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 36 त्रिभुज हैं, क्योंकि इसमें ही टोटल कितने त्रिभुज हैं? तो 8 गुना 2 16 हो जाएंगे, और इसमें अगर हम देखा जाए 1 2 तो कितना हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, और इस तरह कैलकुलेशन करेंगे तो जो निकल कर टोटल आएगा वो 36 आएंगे। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं, 4 उत्तर आकृतियों में कौन सी एक नीचे दिए गए टुकड़ों से बन सकती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ये आकृति बन सकती है। 145 नंबर है कि राम अपने घर से 4 किलोमीटर उत्तर जाता है, फिर 3 किलोमीटर पश्चिम, फिर 8 किलोमीटर दक्षिण। वह अपने घर से कितने किलोमीटर दूर जाता है? राम अपने घर से 4 किलोमीटर कहाँ जाता है? तो उत्तर जाता है, फिर 3 किलोमीटर पश्चिम जाता है, 8 किलोमीटर दक्षिण जाता है, तो अपने घर से कितने किलोमीटर दूर है? तो ये हमारा बनकर आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए 5 किलोमीटर, क्योंकि 3 दिया हुआ है और ये हो जाएगा 4 किलोमीटर, क्योंकि 4 ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि आगे दी गई अंक श्रृंखला में कितने सात ऐसे हैं जिनके पहले कोई सम संख्या हो परंतु बाद में कोई ऐसी संख्या नहीं हो जो 2 3 4 का गुणनक हो? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? तो एक तो बनेगा 6 7 5, और एक बनेगा 8 7 7, ये 2 बनेगा। तो अभीष्ट अंक कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला में से कितने स्वर हैं जिनके तुरंत पहले स्वर हो तथा तुरंत बाद में कोई व्यंजन हो? तो जो आंसर हो जाएगा, पहला तो ई ए एक्स है, एक ओ ई बाई है, ओ ई बाई 2 है, तीसरा जो है वो है यू आई टी, और चौथा जो है ए ओ पी भी हो सकता है, ए ओ पी भी चौथा हो जाता है, और पाँचवा जो है वो है आई यू डब्ल्यू हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि रमेश दिनेश से लंबा है लेकिन जैन से छोटा है, अमर सुरेश से छोटा लेकिन दिनेश से लंबा नहीं है, तो बताइए उन सब में सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये बनकर हमारा आएगा जयंत ग्रेटर देन रमेश ग्रेटर देन दिनेश और ग्रेटर देन अमर। तो जिसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो बी अमर। सबसे छोटा व्यक्ति कौन होगा? अमर। पी की आयु क्यू के बराबर है, आर एस से छोटा है, टी आर से छोटा है, किंतु पी से बड़ा है। सबसे बड़ा कौन होगा? तो ये इक्वेशन इस तरह के बन के आएगा। तो सबसे एस जो है वो सबसे बड़ा है, आंसर हो जाएगा टी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि उस विकल्प को आकृति को चुनिए जिसे प्रश्न आकृति निहित है। देखते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। इस प्रश्न आकृति, ये उत्तर आकृति में प्रश्न आकृति निहित है, आंसर हो जाएगा क्या? तो हो जाएगा बी। ये था प्लेटफॉर्म के टेस्ट सीरीज नंबर 11। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।